हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ये कहें क्वेश्चन करेक्ट कराने वाला एक चैप्टर, और वो है पॉलीमर। क्वेश्चन करेक्ट कराने वाला चैप्टर हमने इसको क्यों कहा है? क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज है इस चैप्टर की, बहुत इजी चैप्टर है, और इसमें से एटलीस्ट वन क्वेश्चन हमेशा नीट में आता है। हमेशा एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। और अगर आपने इसको थोड़ा सा भी एफर्ट लगा के अगर इसको अच्छे से देख लिया तो वो एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। इसलिए हमने कहा क्वेश्चन करेक्ट करवाने वाला एक चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पॉलीमर। दोस्तों सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पॉलीमर का। मीनिंग क्या होता है पॉलीमर का? पॉलीमर जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, पॉलीमर। ये ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉली का मीनिंग है बहुत सारे, पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे, एंड मेरोज मीन्स यूनिट्स, यानी बहुत सारी यूनिट जब एक साथ कंबाइंड हो जाती हैं तो यह बन जाता है पॉलीमर। इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन, और डेफिनेशन है पॉलीमर्स आर द कंपाउंड of very high molecular mass formed by the combination of large number of simple molecules. सिंपल मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर्स में जब कोई स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल जब कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर एक मैक्रो मॉलिक्यूल या ये कहें एक हाई मॉलिक्यूलर मास का मॉलिक्यूल जब बनाते हैं तो इसको हम कह देते हैं पॉलीमर। इसका एक बहुत ही सरल सा एग्जांपल, एक डेली लाइफ का एग्जांपल देखते हैं। और इसका एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल यह है कि अगर हम बात करते हैं फ्लावर्स की, फूल, हमारे पास फूलों की एक टोकरी है, बहुत सारे फूल भरे हुए हैं उसमें, ठीक है ना। एक अकेले फूल जो होता है, एक अकेला फ्लावर जो होता है, उसका मास बहुत थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। लेकिन जब वो फूल मिलकर माला बन जाती हैं तो उस माला का जो वेट होता है वो एक फूल के वेट से बहुत ज्यादा होता है। फूल को हम कहेंगे माइक्रोमोलिक्यूल और उस माला को कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल, और यही मैक्रोमोलिक्यूल है पॉलीमर। बहुत सारे फूल एक साथ थे तो क्या हमने उनको पॉलीमर कहा? नहीं, जब तक कि वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो गए एक धागे के अंदर। तो वैसे ही पॉलीमर में भी मोनोमर्स को हम, बहुत सारे मोनोमर को पॉलीमर नहीं कहेंगे, जब वो आपस में कनेक्ट होंगे तो एक बनेगा पॉलीमर। इसी पॉलीमर को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, और पूरे पॉलीमर को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक होगा इसमें मेथड क्लासिफिकेशन, कि कैसे हम पॉलीमर को क्लासिफाइड करें डिफरेंट क्लासेस में, और सेकंड जो पार्ट होगा वो होगा इसके एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पॉलीमर बनता कैसे है, इस प्रोसेस का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम देखें, एक एग्जांपल हमने लिया स्मॉल मॉलिक्यूल इथाइलिन, जिसको हम आईयूपीएससी में इथीन भी कहेंगे। और बहुत सारे इथीन जो सिंगल यूनिट्स हैं आपस में कंबाइंड होकर पॉलीइथाइलिन, या सिंपल लैंग्वेज में इसको पॉलीथीन भी कह सकते हैं, ये पॉलीथीन बन जाएगा पॉलीमर। ये पॉलीमर बन जाएगा पॉलीथीन, और इस प्रोसेस को हम कह देंगे पॉलीमराइजेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर्स इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम, जैसा हमने कहा, पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कैसे कैसे हम इसको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट क्लासेस में। उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन, या हो सकता है आपको ये कहीं पर बेस्ड ऑन सोर्स लिखा हुआ मिल जाए, बेस्ड ऑन सोर्स, और सोर्स के बेसिस पर या ओरिजिन के बेसिस पर कि ये पॉलीमर हमें मिल कहां से रहा है, हम इसको बना कहां से रहे हैं। सबसे पहला है नेचुरल पॉलीमर, नेचर में मिलने वाला, जिसको हम नहीं बना रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली नेचर जिसको बना रही है। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई मटेरियल बन रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बन रहा है, हम उसके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर अगर मसल बन रही हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि हम कोशिश कर रहे हैं मसल, वो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर बन रहा है। ब्लड बन रहा है, ऑटोमेटिक बन रहा है। कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर बन रहा है, प्लांट्स के अंदर बन रहा है, तो वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से। तो जो भी पॉलीमर बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू बनते हो, इनको हम कहेंगे नेचुरल पॉलीमर। जैसे इसके एग्जांपल, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, प्लांट और एनिमल्स, नेचर से मिले, प्लांट से मिले, चाहे एनिमल से मिले, कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स।
और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। ये पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर। पॉलीसेकेराइड के बारे में हम बायोमोलिक्यूल में देख चुके हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज, दीज आर पॉलीसेकेराइड। प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन पॉलीमर हैं एमाइनो एसिड्स के, ऐसा हम बायोमोलिक्यूल में देख चुके हैं, और ये भी नेचुरल पॉलीमर हैं। इसके अलावा वुल, स्किन, ये सब भी इसके एग्जाम्पल। सिल्क भी नेचुरल पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है, जो सिल्क वॉर्म से हमें मिलता है। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक कहें, चाहे इसको मैन मेड कहें, चाहे आर्टिफिशियल पॉलीमर कहें, जिसमें मैन, हम मशीनों से उसको बनाते हैं, जो मशीन से फॉर्म्ड होते हैं, मशीन से बनने वाले जो पॉलीमर हैं, दैट इज सिंथेटिक पॉलीमर। दीज आर मैन मेड पॉलीमर्स। ठीक है। इलास्टोमर, इसके एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, इलास्टोमर एंड प्लास्टिक। इलास्टोमर के एग्जाम्पल जैसे रबर जो होता है, सिंथेटिक रबर। प्लास्टिक जो हम जानते हैं, बेकेलाइट, पॉलीथीन, ये सब प्लास्टिक के अंदर आ जाते हैं। दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर। एक और कैटेगरी होती है जिसको हमने यहां पर मेंशन नहीं किया, लेकिन हम जानते हैं, बता देते हैं उसके बारे में, और वो है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। दोस्तों सिंथेटिक पॉलीमर जो होता है पूरी तरह से मैन मेड होता है, नेचुरल पॉलीमर पूरी तरह से नेचर में मिलता है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें, अगर इन दोनों पॉलीमर को मिक्स कर दें, तो बन जाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसका मतलब कि वो हैं तो सिंथेटिक पॉलीमर या हैं तो वो नेचुरल पॉलीमर, लेकिन अगर नेचुरल है तो उसमें सिंथेटिक का पार्ट ऐड कर दिया, सिंथेटिक में नेचुरल का पार्ट ऐड कर दिया, तो बन गया सेमी सिंथेटिक। और इसके एग्जाम्पल जैसे सेलुलोज नाइट्रेट, जिसको गन कॉटन भी कहेंगे, सेलुलोज एसीटेट। ठीक है, इसमें सेलुलोज जो है वो नेचुरल पॉलीमर, नाइट्रेट या एसीटेट जो कंबाइन कर रहे हैं, ये हो गया सिंथेटिक पॉलीमर, तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। दोस्तों जब हमने कहा था कि पॉलीमर जो बनता है, मोनोमर जो कार्बन चेन है, मोनोमर जो है वो एक अटैच्ड होकर एक कार्बन चेन, एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, उस लॉन्ग चेन को हम कहेंगे पॉलीमर चेन। अब जो पॉलीमर चेन हमें मिली है, वो पॉलीमर चेन अगर बिल्कुल लीनियर है, कोई ब्रांचिंग नहीं, कोई आपस में कनेक्शन नहीं, तो इसको हम कह देंगे लीनियर चेन पॉलीमर। लीनियर चेन पॉलीमर्स, दीज आर पॉलीमर इन विच मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लीनियर चेन्स, टू फॉर्म लीनियर चेन्स। तो इस तरह के पॉलीमर को हम कह देंगे इसमें लीनियर चेन। एग्जाम्पल देखें, इसमें क्या होता है कि जो लीनियर चेन बनेगी तो उसमें गैप नहीं होंगे, तो वो जो उनकी पैकिंग होगी वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्लोज पैकिंग हो जाएगी। और जब पैकिंग अच्छे से हो जाएगी, क्लोज पैकिंग हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि सेम वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम जो है उसमें मास ज्यादा आ जाएगा और ऐसे में डेंसिटी हाई हो जाएगी, तो इसको हम कह सकते हैं दीज आर हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स। तो देखें जैसे इसमें दीज लीनियर पॉलीमर्स आर वेल पैक्ड एंड देयरफॉर हैव हाई डेंसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल हैं इसके नाइलॉन, पॉलीथीन, पॉलीएस्टर्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं लीनियर चेन पॉलीमर्स के। नेक्स्ट देखें, सेकंड इसके बाद में है इसी के बेसिस पर ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स। इस बार ब्रांच चेन, इसका मतलब इसमें क्या होगा, ब्रांचिंग होगी। जो पॉलीमर चेन है उसमें साइड ब्रांचिंग मिलेगी, और ब्रांचिंग अगर आ गई तो पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उनकी डेंसिटी लो हो जाएगी। देखिए इसमें दीज आर पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स आर जॉइंड टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद साइड चेन और ब्रांच इन डिफरेंट लेंथ्स। जो ब्रांचिंग है वो डिफरेंट लेंथ की हो सकती है। दीज ब्रांच चेन पॉलीमर्स आर इरेगुलरली पैक्ड, देयरफॉर देयर डेंसिटी इज लो। तो यहां पर देखें, लो डेंसिटी पॉलीथीन इसका एक एग्जांपल है। इसके अलावा ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये भी इसके एग्जांपल्स है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, और थर्ड कैटेगरी सी जो है इसके अंदर वो है नेटवर्क पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। नेटवर्क पॉलीमर भी कह सकते हैं इसको हम, क्रॉस लिंक। इसमें क्या होता है, जो पॉलीमर चेन होती हैं वो आपस में क्रॉस लिंक से कनेक्टेड होती हैं। ऐसा होने से इनके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आ जाती है।
These are polymer in which monomer unit are cross linked together to form a three-dimensional network. जैसा हमने बताया इसके अंदर these polymers are hard, rigid and brittle because of network structure. नेटवर्क स्ट्रक्चर होने से हार्डनेस आ जाएगी, ब्रिटल नेचर आ जाएगी, और इसके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट, मेलामिन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। और ये बेकेलाइट और मेलामिन, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, इन दोनों का यूज हम कहां करते हैं? जहां हमें हार्ड प्लास्टिक, थर्मोरेसिस्ट प्लास्टिक की जरूरत पड़े, जैसे प्रेशर कुकर के हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, अनब्रोकेबल क्रॉकरी, इन सब में। चलिए, ये था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, और ये है बेस्ड ऑन सिंथेसिस, कि कैसे हम पॉलीमर का सिंथेसिस करें, कौन सी रिएक्शन, कौन सी मैकेनिज्म से हम पॉलीमर बनाएं। तो उसमें देखो, जैसे हमने कहा कि मोनोमर आपस में कंबाइंड होंगे। अब जब कोई दो मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं तो उसमें या तो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, या फिर कोई मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा, सिर्फ कनेक्ट होते चले जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल सिर्फ कनेक्ट होते चले जाए, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकले, तो ये तो हो जाता है एडिशन पॉलीमर। और ये कब पॉसिबल है? जब मोनोमर में जो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहां मोनोमर होंगे अनसैचुरेटेड मोनोमर, कार्बन कार्बन में मल्टीपल बॉन्ड होंगे इसके अंदर। A polymer formed by direct addition of repeated monomers without the elimination of any byproduct molecule, यही हमने बताया इसमें। और इसमें हम देखें, in this type the monomers are unsaturated compound are generally derivative of ethene, जनरली इथीन के डेरिवेटिव मिलेंगे। अभी इनके बारे में हम डिटेल में एक टेबुलर फॉर्म में देखने वाले हैं पॉलीमर्स को, वहां पर हम देखेंगे कौन कौन से मोनोमर्स यूज करेंगे। The addition polymers have same empirical formula as their monomers. Same empirical formula क्यों? क्योंकि कोई स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल रहा, एसिड चलेगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, और एक एग्जांपल देखा हमने विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड CH2CH, ये इथीन पर, ये क्लोरो डेरिवेटिव कह सकते हैं इथीन का। तो यहां विनाइल क्लोराइड में जब आपस में ये इसमें कंबाइन होंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और कनेक्ट होते चले जाएंगे, और इससे बनेगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यूज आप जानते हैं PVC का टॉयज वगैरह बनाने में, जो वायरिंग है उनकी कवरिंग बनाने में, इन सब में, या फ्लेक्सिबल पाइप्स जो होते हैं। नेक्स्ट है सिंथेसिस के बेसिस पर सेकंड टाइप, और वो है कंडेंसेशन पॉलीमर। दोस्तों, कंडेंसेशन हम किसी रिएक्शन को तब कहेंगे, कंडेंसेशन हम किसी भी प्रोसेस को तब कहेंगे जब उसमें से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होता हो एज ए बाई प्रोडक्ट। अब वो स्मॉल मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, वो स्मॉल मॉलिक्यूल H2O हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, HCl हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है। कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होना जरूरी है। और ये एलिमिनेशन कब होता है मॉलिक्यूल, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का? जब हमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाला कोई मोनोमर दे रखा हो। In this type, each monomer generally contain 2 functional group, कम से कम 2 functional group तो होने ही चाहिए, ताकि उनमें से रिएक्शन हो, मॉलिक्यूल उसमें से एलिमिनेट हो। ऐसे में एम्पेरिकल फॉर्मूला मोनोमर और पॉलीमर का सेम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास जो होगा, टोटल मोनोमर का मॉलिक्यूलर मास और पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास, वो भी इक्वल नहीं होंगे। एडिशन में तो इक्वल होंगे, यहां मास जो होगा वो कम मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हमने लिया हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन एंड एडिपिक एसिड। दोनों में 6 कार्बन है। जब कॉम्बिनेशन होता है, H2O मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर बनता है नाइलोन 666। यहां 666 का मतलब है कि 2 डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स हैं, और यहां देखें हम 6 यानी 2 मोनोमर्स ईच हैव 6 कार्बन, नाइलोन 666। ये था एडिशन कंडेंसेशन पॉलीमर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो पॉलीमर चेन होती हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। अब वो अट्रैक्शन कितना ज्यादा होता है, कितना कम होता है, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके बेसिस पर हम 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है इलास्टोमर। इलास्टिक वर्ड सुनते हैं आपके माइंड में क्या आता है? इलास्टिक,
समझ गए? इलास्टिक, रबर। इलास्टिक यानी सबसे पहले हमारे माइंड में आता है रबर। अब वो रबर कहीं भी यूज हो सकता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो इलास्टोमर जब इलास्टिक होता है, खींच जाता है इजीली, यानी इसमें जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं, वो वीक है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। और इसके ये जो इलास्टोमर है, देखें इसमें, द पॉलीमर दैट हैव इलास्टिक, इलास्टिक कैरेक्टर लाइक रबर, रबर की तरह इलास्टिक होता है। इन इलास्टोमर्स द पॉलीमर चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीकेस्ट होता है और इसके बेसिस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड, अच्छा इसका एग्जाम्पल तो रबर है ही। बी, फाइबर। फाइबर वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं फाइबर यानी धागे, थ्रेड, ठीक है ना। अगर हम धागे देखें, जैसे आपने बहुत सारे धागे देखे होंगे रस्सियों में, या पतंग उड़ाने वाला धागा भी होता है, कपड़े बनाने वाला धागा भी होता है, ठीक है ना। पैकिंग करने में भी हम धागा यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है धागे, डिफरेंट टाइप के। तो हम एक चीज कॉमन होती है सब में, कि जो धागे होते हैं, जो थ्रेड होते हैं, अब अगर हम उसको खींचते हैं तो वो स्ट्रेच नहीं होते, वो टूट जाते हैं। हालांकि जल्दी से नहीं टूटते, हमें जोर आता है थोड़ा सा। हमें जितना जोर आ रहा है उनको तोड़ने में, मतलब उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेट बियरिंग कैपेसिटी। और इलास्टिक नहीं है वो बिल्कुल भी, यानी कि वो खींच नहीं रहे हैं, स्ट्रेच नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन पॉलीमेरिक चेन को वो स्ट्रेच होने ही नहीं दे रहा है। These are polymer which have strong intermolecular forces between polymer chains. These forces are either hydrogen bond or dipole-dipole interaction. ये वो जो अट्रैक्शन है उसका टाइप है, या तो डाइपोल अट्रैक्शन कह सकते हैं, डाइपोल डाइपोल, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइलॉन 66, अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर देखी थी जिसमें CO ग्रुप भी था, NH ग्रुप, एमाइड ग्रुप था नाइलॉन 66 में। अगर एमाइड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी। डेक्रोन, ये पॉलिएस्टर होता है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी। सिल्क, इसमें ये भी नेचुरल पॉलीमर है और ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक नाम से पता चल रहा है, थर्मो मतलब हीट, प्लास्टिक मतलब मेल्ट होने वाला। थर्मोप्लास्टिक यानी जिसको हीट करे तो मेल्ट हो जाए। अगर हीट करे मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद अगर हम उसको किसी दूसरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहें, किसी दूसरी स्ट्रक्चर में, तो वो उसमें कन्वर्ट भी हो जाए, यानी किसी दूसरी फॉर्म में वो ढल भी जाए, कन्वर्ट भी हो जाए, इसको हम कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक, दीज आर द पॉलीमर विच कैन बी इजीली सॉफ्टन, यानी इजीली सॉफ्ट हो जाए। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन को अगर आपने कभी पॉलीथीन को कोई भी गर्म जो, जैसे कोई बहुत हीट कर रखा है कुछ भी, सपोज करें यूटेंसिल्स है, बर्तन है, खाना बना रहे हैं, प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, आप उसके पास पॉलीथीन लेके जाओ, पॉलीथीन चिपक जाएगी, या फिर ये कहीं मेल्ट होने लग जाएगी वहां से, क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं। दीज आर पॉलीमर विच कैन इजीली सॉफ्टन रैपिडली, रिपीटेडली, बार बार उसको हम सॉफ्ट कर सकते हैं। when heated and hardened when cooled, जब हम उसी पॉलीथीन को जब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, बहुत हार्ड हो जाती है वहां से, मेल्ट हुई जहां से। लिटिल चेंज इन दियर प्रॉपर्टीज में तो लिटिल चेंज आएगा ही। पहले पॉलीथीन का यूज अलग था, जो हार्ड हो जाती है, आप उसकी प्लास्टिक बॉल भी बना सकते हो खेलने के लिए। नेक्स्ट है, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन दीज पॉलीमर आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ इलास्टोमर एंड फाइबर, यानी इलास्टोमर से तो इसमें ज्यादा होंगे मॉलिकुलर फोर्सेज, लेकिन जो फाइबर है उनसे कम होते हैं। एग्जाम्पल है इसका पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी एंड टेफ्लॉन, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, डी सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नाम से पता चल रहा है थर्मो से सेट हो गया है, मतलब कि इसमें हीटिंग का इफेक्ट नहीं है। एक बार अगर हमने इसका फॉर्मेशन कर लिया, एक बार बना लिया, उसके बाद न तो इसका रीयूज कर सकते हैं, यानी न तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे में शेप में, और ना ही इस पर हीट का ज्यादा इफेक्ट होता है। थर्मो रेसिस्ट होते हैं। दीज आर द पॉलीमर विच अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। अगर हीट कर दिया तो इसका फिर रीयूज नहीं है। अगर ये
किसी शेप में आ गया, दे बिकम हार्ड एंड इनफ्यूजिबल ऑन हीटिंग। एग्जाम्पल बेकेलाइट एंड मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये एग्जाम्पल वही है जो हमने नेटवर्क पॉलीमर की बात की थी, प्रेशर कुकर के हैंडल, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हार्ड प्लास्टिक जैसे चेयर्स वगैरह हैं, उनमें हम इनका यूज करते हैं अनब्रोकेबल क्रॉकरी वगैरह बनाने में। ये था थर्मोसेटिंग पॉलीमर। नेक्स्ट है, अब इसके बाद में एग्जाम्पल्स देख रहे हैं हम। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम ले रहे हैं नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, नेचर नाम से पता चल रहा है कि नेचर में मिलेगा। एक प्लांट होता है नेचुरल प्लांट जो है हेविया, हेविया ब्रेसिलियंसिस, एक रबर प्लांट है। इसमें लेटेक्स की फॉर्म में अपने को ये मिलता है रबर, लेटेक्स की फॉर्म में। लेटेक्स लिक्विड होता है व्हाइट कलर का, जैसे आपने अगर देखा हो कुछ प्लांट्स रिलीज करते हैं, लेटेक्स होता है। और ये लेटेक्स जब इसको हम ड्राई कर लेते हैं तो वही बन जाता है नेचुरल रबर। ये जो लेटेक्स होता है नेचुरल रबर, इसका अगर केमिकली देखें तो इसका जो फॉर्मूला है, मोनोमर का फॉर्मूला आइसोप्रीन, सेकेंड कार्बन पर CH3 और 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, आइसोप्रीन। ये तो है एन मतलब मोनोमर, एन मॉलिक्यूल मतलब मोनोमर, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें एडिशन पॉलीमर होता है और नियर अबाउट 11,000 टू 20,000 इतने मोनोमर कंबाइंड होकर ये पॉली आइसोप्रीन या नेचुरल रबर बनाते हैं। अब ये जो नेचुरल रबर होता है, पॉली आइसोप्रीन है, ये सिसो ट्रांस दोनों फॉर्म में होता है। इसमें से जो ट्रांस फॉर्म है, ट्रांस, उसको तो हम कहेंगे गट्टा पर्चा, जो अपने काम का नहीं है, ठीक है, जो पेंट्स वगैरह में यूज होता है, और जो लिक्विड प्लास्टिक, सॉरी लिक्विड रबर कह सकते हैं उसको हम एक तरह से। और ये है सिस, ये है नेचुरल रबर, सिस पॉली आइसोप्रीन, नेचुरल रबर। और दोस्तों ये जो नेचुरल रबर होता है ये इतना यूजफुल नहीं होता जितना इसको होना चाहिए। यानी ये लो टेम्परेचर पे ब्रिटल होता है, हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट होने लग जाता है, मेल्ट होने लग सॉफ्ट हो जाता है, और वाटर एब्जॉर्बिंग होता है। ये तीनों ही क्वालिटी एक रबर में नहीं होनी चाहिए। अगर हमने इसके शूज बना लिए तो हम नहीं चाहेंगे कि वो जो गर्मियों में तो उसमें से पैर बाहर निकलने लग जाएं, और बरसात में पानी अंदर आने लग जाए, और सर्दियों में वो ब्रेक होने, ब्रिटल हो जाएं। ये तीनों ही नेचर नहीं होनी चाहिए, तीनों ही प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब रबर की अगर इन प्रॉपर्टीज को हमें ओवरकम करना है तो इसका एक सॉल्यूशन है, और वो है इसको सल्फर के साथ हीट कर दो नेचुरल रबर को। तो सल्फर के साथ जब हीट करते हैं तो हार्डनेस आ जाती है, और ये सारी प्रॉपर्टी आ जाती हैं जो प्रॉपर्टी नेचुरल रबर में, एक रबर में होनी चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे वल्कनाइजेशन, रबर को कहेंगे वल्कनाइज्ड रबर, वल्कनाइज्ड रबर। चलिए अब हम एडिशन एंड कंडेंसेशन दोनों पॉलीमर के सेपरेट एग्जांपल देख रहे हैं। पहले हम एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल देख रहे हैं, और एग्जांपल जो हम लेंगे ये एक टेबुलर फॉर्म में लेंगे, जिसमें मोनोमर, पॉलीमर, और अगर कोई उनका स्पेशल यूज है तो यूज। चलिए एक एक करके एक एक पॉलीमर को देखते हैं। हम उस पॉलीमर की पूरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडिशन पॉलीमर, और एडिशन पॉलीमर में सबसे पहला एग्जाम्पल है इथीन, सबसे कॉमन एग्जाम्पल। जब भी हम पॉलीमर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले पॉलीथीन ही आता है, और इथीन का ये मोनोमर, पॉलीमर है इसका पॉलीथीन, एडिशन पॉलीमर है। और ये जो पॉलीमर्स हैं ये सिंगल यूनिट से मिलकर बन रहे हैं, सिंगल यूनिट, यानी ये कहें एक, सॉरी, सिंगल टाइप ऑफ यूनिट। और जब कोई सिंगल टाइप ऑफ यूनिट से पॉलीमर बनता है तो इसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। तो ये होमोपॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमर है, और बायो नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर है, जिसको माइक्रोब्स जो है वो डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल है, यूजेस हैं इसके, कैरी बैग्स, टॉयज, बॉटल्स, ये सब। नेक्स्ट है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसका जो मोनोमर है पीवीसी का वो है विनाइल क्लोराइड। यहां पर वो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है यहां पर मेंशन नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है। ये थोड़ी देर पहले हम इसका मोनोमर देख चुके हैं, विनाइल क्लोराइड। और पॉलीमर है पॉलीविनाइल क्लोराइड, एडिशन पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर है,
और ये जो हम पीवीसी की बात कर रहे हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। और यूजेस रेनकोट्स, हैंडबैग, वाटर पाइप्स, ये सब। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड है एक्राइलोनाइट्राइल, मोनोमर है इसका विनाइल साइनाइड कहें चाहे एक्राइलोनाइट्राइल कहें, एक्राइलोनाइट्राइल। और इसका जो पॉलीमर बनता है ये है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। एडिशन में ये होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है और इसका एक नाम ओरलोन या एक्राइलोन भी है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है ना दोस्तों। और ये अभी जो तीनों हम देखे हैं ये तीनों के तीनों नॉन डिग्रेडेबल है, नॉन डिग्रेडेबल। और यूजेज इसके ब्लैंकेट, कारपेट्स, आर्टिफिशियल वूल। जो आर्टिफिशियल वूल है वो एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर है। नेचुरल वूल तो हमें क्या किससे मिलता है, शीप से, गोट से, इन सब से। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल देखें, टेट्राफ्लोरोइथीन एक मोनोमर है। टेट्राफ्लोरोइथीन पॉलीमर बनेगा टेफ्लॉन या पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। ये भी होमोपॉलीमर का एग्जांपल, सिंथेटिक पॉलीमर। और इसका जो यूज है नॉन स्टिकी यूटेंसिल बनाने में। नॉन स्टिकी सरफेस अगर आपको कहीं भी बनानी हो, चाहे वो वॉल पर बनानी हो, चाहे वो यूटेंसिल्स पर बनानी हो, चाहे वो व्हीकल्स की सरफेस पर बनानी हो, टेफ्लॉन कोटिंग एक नाम देते हैं हम उसको, नॉन स्टिकी सरफेस। क्लोरोप्रीन, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, क्लोरोप्रीन। याद है आइसोप्रीन, वहां CH3 था, यहां Cl, क्लोरोप्रीन। और ये सिंथेटिक रबर का एक एग्जांपल है। क्लोरोप्रीन से जो पॉलीमर बनता है उसको कहेंगे हम नियोप्रीन। और नियोप्रीन जो है ये सिंथेटिक रबर, आर्टिफिशियल रबर, होमोपॉलीमर का एग्जांपल है ये भी। और इसका जो बेल्ट्स होते हैं, कन्वेयर बेल्ट होते हैं, सिंथेटिक रबर के जो बेल्ट होते हैं, वो है ये क्लोरोप्रीन, सिंथेटिक रबर। ये भी बायो नॉन डिग्रेडेबल है। सिक्स्थ, अब हम वो एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। दोनों ही डिफरेंट मोनोमर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो हैं ये कोपॉलीमर का एग्जांपल है। कोपॉलीमर मतलब जिसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट यूज हो रहे हो। कोपॉलीमर है, सिंथेटिक रबर बनाने में यूज होते हैं। और इनका जो पॉलीमर है ब्यूना एन। दोस्तों ब्यूना एन में बीयू का मतलब ब्यूटाडाइन, एन यानी नाइट्राइल, और Na मतलब सोडियम, यानी रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में होगी। ब्यूटा 1,3-डाइन और एक्राइलोनाइट्राइल इसके मोनोमर होंगे। और इसके जो यूज हैं ऑयल सील्स, टैंक लाइनिंग, ये सब बनाने में। ठीक है, ये भी एक सिंथेटिक रबर का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखें, 1,3-ब्यूटाडाइन, साथ में स्टाइरीन। ऊपर था नाइट्राइल, यहां है स्टाइरीन, बस इतना ही चेंज है। और रबर का नाम हो गया ब्यूना एस मतलब स्टाइरीन, रिमेनिंग द सेम। ये भी सिंथेटिक रबर है। फ्लोर टाइल्स, फुट वाटर कंपोनेंट्स और ये सब बनाने में, कंपार्टमेंट्स वगैरह, वाटर जो रबर के जो इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखें, ये तो थे एडिशन पॉलीमर्स, कुछ यूजफुल एडिशन पॉलीमर्स। अब हम देख रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। कंडेंसेशन जिसमें पॉलीफंक्शनल ग्रुप होंगे, कुछ मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। एक एक करके इनके एग्जाम्पल देखते हैं टेबुलर फॉर्म में ही। सबसे पहला एग्जाम्पल है यहां पर एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन। ये थोड़ी देर पहले देख चुके, हम याद करें, ये देख चुके हैं, जिसमें दोनों में 6 कार्बन है। और पॉलीमर जो बनता है नायलॉन 6. यहां 6 का मतलब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, और 6 का मतलब हो गया ईच मोनोमर हैव 6 कार्बन। शीट्स, ब्रिस्टल्स जो होते हैं, और साथ में ब्रशेस के ऊपर जो ब्रिस्टल्स होते हैं, इनका ये नायलॉन का बने होते हैं। शीट्स वगैरह बनाने में भी इनका यूज होता है, नायलॉन शीट्स। नेक्स्ट है हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन एंड सिबेसिक एसिड। सिबेसिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, कार्बन के नंबर डिफरेंट है, यहां 6 कार्बन थे, यहां 8 कार्बन। ये बन जाएगा नायलॉन 6 नायलॉन 10। यहां टोटल कार्बन हो गए 10 सिबेसिक एसिड में। तो मोनोमर 6 एडिपिक एसिड, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, 10 सिबेसिक एसिड, नायलॉन 6 नायलॉन 10। नायलॉन के जो भी नेमिंग होती है, अगर दो डिफरेंट नंबर्स हैं, इस 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स मतलब 2 डिफरेंट मोनोमर्स, और जो नंबर्स हैं ये शो करते हैं ईच नंबर शो मोनोमर, नंबर ऑफ कार्बन इन ईच मोनोमर।
एग्जाम्पल शीट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सब में इनका यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एंड एमाइनो कैप्रोइक एसिड। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड, एमाइनो कैप्रोइक एसिड, अगेन एमाइनो एसिड, ये दोनों एमाइनो एसिड मिलकर बना रहे हैं नाइलोन 2 नाइलोन 6। और अभी हमने जो देखा नाइलोन 66, नाइलोन 610, नाइलोन 26 और अभी नाइलोन 6 और आने वाला है, ये सब पॉलीएमाइड कैटेगरी के पॉलीमर हैं। पॉलीएमाइड, इन सब में एमाइड ग्रुप आएगा। इवन प्रोटीन भी पॉलीएमाइड ग्रुप का पॉलीमर है। ये जो नाइलोन 26 है, इसका ये जो यूज है, ये यूज होता है जो सर्जरी होती है उसमें जो स्टिचेस होते हैं, स्टिचेस बॉडी के बाहर भी लगते हैं, बॉडी के अंदर भी। तो जो बॉडी के अंदर लगते हैं हम उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं, उनको नेचुरली डिग्रेडेड होना होता है। कॉटन यूज कर नहीं सकते, कॉटन नेचुरल तो है बट वो एलर्जी क्रिएट करता है, इसके लिए यूज करते हैं नाइलोन 2 नाइलोन 6। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ये नाइलोन 2 नाइलोन 6। कैप्रोलेक्टम, कैप्रोलेक्टम का जो पॉलीमर है वो है नाइलोन 6। यहां एक ही वर्ड है 6, मतलब सेम टाइप ऑफ मोनोमर, और मोनोमर में 6 कार्बन। ये भी पॉलीएमाइड कैटेगरी का है और इसका यूज हो टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक एंड रोप्स, इन सब में इनका यूज होता है। नेक्स्ट है इसके बाद में फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनॉल। ये हम फिनॉल वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से जो कंपाउंड बनेंगे, दो तरह के पॉलीमर बनाते हैं ये। एक लीनियर पॉलीमर होता है जिसको नोवोलेक बोलते हैं, जो पेंट्स वगैरह में यूज होते हैं, लीनियर पॉलीमर। एक बनता है इसका क्रॉस लिंक पॉलीमर, और जो क्रॉस लिंक पॉलीमर है इसको हम नाम देते हैं बेकेलाइट। और इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स, इन सब में इसका यूज है बेकेलाइट का। ध्यान रहे, जो लीनियर पॉलीमर था नोवोलेक वो पेंट्स में, क्रॉस लिंक बेकेलाइट। सिक्स्थ है इसके बाद में थैलिक एसिड एंड ग्लाइकोल। थैलिक एसिड एंड ग्लाइकोल, इनसे जो पॉलीमर बनता है इसको बोलते हैं ग्लिप्टेल। और जो ग्लिप्टेल पॉलीमर है इसका यूज होता है पेंट्स, या इसमें पेंट्स वगैरह में, ठीक है ना। पेंट्स में एक तरह से एक मीडियम का काम करता है ग्लिप्टेल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखें इसके बाद में टरथैलिक एसिड। वो थैलिक एसिड था, ये टेरेथैलिक एसिड है। दोनों में सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है, वो ऑर्थो पोजीशन थी, ये पैरा पोजीशन है, और साथ में वही सेकंड मोनोमर सेम है ग्लाइकोल। और इनसे जो बनता है इसको बोलते हैं टेरिलीन या फिर डेक्रोन, टेरिलीन या डेक्रोन। और इसका यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसका यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, फाइबर्स, सेफ्टी बेल्ट्स, इन सबको बनाने में। इसके बाद नेक्स्ट देखें यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। जैसे बेकेलाइट बनता है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल से, वैसे ही एक यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बनता है, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड से। और ये जो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बन रहा है इसका यूज हम करते हैं अनब्रोकेबल कप्स एंड लेमिनेटेड शीट वगैरह बनाने में। लेमिनेटेड शीट इसी की बनी होती है। नेक्स्ट है इसके बाद में 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये तो आईयूपीएसी नेम है, इसका कॉमन नेम है, ये है अल्फा हाइड्रोक्सी, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड। और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरिक एसिड, इससे जो पॉलीमर बनता है पीएचबीवी, इनको शॉर्ट में बोलते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट वेलेरेट, ब्यूटायरेट वेलेरेट। और इसका यूज है ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस एंड इन कंट्रोल्ड ड्रग्स रिलीज्ड। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ये दोस्तों। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वैसे तो नेचुरल पॉलीमर होते हैं, नेचुरल पॉलीमर, लेकिन कुछ सिंथेटिक पॉलीमर भी ऐसे हैं, कुछ ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर भी हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और उनके एक एग्जाम्पल हमने पहले देखा था नाइलोन 26, और एक एग्जाम्पल हम ये देख रहे हैं पीएचबीवी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं, ऑल्दो दीज आर सिंथेटिक पॉलीमर बट बायोडिग्रेडेबल। नेचुरल तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट इसके बाद में है मेलामिन। मेलामिन बनता है फॉर्मेल्डिहाइड, और मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बनेगा ये, मेलामिन एंड फॉर्मेल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन, और इसको बोलते हैं मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। और इसका यूज है अनब्रोकेबल क्रॉकरी बनाने में।
वैसे जो सिरेमिक क्रॉकरी होती है वो ब्रेक हो जाते हैं, आपने देखा होगा टूटते गिरते ही टूट जाती हैं, लेकिन कुछ जो ऐसा लगता है कि प्लास्टिक की हैं, जो टूटती नहीं है, प्लास्टिक की नहीं होती हैं वो प्लास्टिक जैसा उसमें फील आता है, वो है अनब्रोकेबल क्रॉकरी, और वो है मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से बना हुआ एक पॉलीमर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे पॉलीमर, ये था चैप्टर पॉलीमर, और उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से इसको पढ़ें, बहुत अच्छे से, और एक क्वेश्चन 100% आपका करेक्ट होगा नीट के अंदर, इसके लिए आप श्योर रहें। चलिए, ऑल द बेस्ट।